आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट। हमारे साथ मैं हूं हर्ष किशोर और हम हर रोज लेके आते हैं एक नया सक्सेस स्टोरीज ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। आज के हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट के गेस्ट हैं छाया कुमार जी, और ये पहला वुमेन्स हैं जो ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट के गेस्ट के रूप में आए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि छाया कुमार जी सीईओ हैं बिहार महिला उद्योग संघ के, और वो होस्ट करती हैं CBNUS स्टार्स ऑफ बिहार विद छाया कुमार। तो और बहुत कुछ जानेंगे, इनकी जर्नी कैसी रही और कैसे बिहार महिला उद्योग संघ एक एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है बिहार में, और बिहार की महिलाओं को एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो छाया कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार छाया जी, आपका स्वागत है हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट शो में। थैंक यू। हाँ, तो आज जानेंगे एक महिला उद्यमी के बारे में जो कि बहुत सारे स्टार्टअप कर चुके हैं और अभी महिला उद्योग संघ बिहार के सीईओ हैं। और इनसे जानेंगे कि खास करके जब महिला उद्यमी की बात आती है तब कहाँ हम पीछे रह जाते हैं, कहाँ हम पिछड़ जाते हैं क्षेत्र में, और कैसे हम बिहार के महिला उद्यमी को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। आज पूरी बात करेंगे छाया जी से, ठीक है। तो सबसे पहले छाया जी के माइंडसेट के बारे में जानते हैं, बचपन में वो कैसा सोचते थे। एक छाया जी जब शुरुआत में बचपन में रहती हैं तो किस टाइप का सोच रहता है एक उद्यमिता को लेके, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। छाया जी, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन मेरा नॉर्मल था, जैसे सभी बच्चों का होता है। उद्यमिता के बारे में ऐसा है कि जो मैं कहानियाँ पढ़ती थी, स्टोरी बुक्स पढ़ती थी, तो जैसे एक स्टोरी बुक में पढ़ती थी, डैनियल स्टील की किताबें पढ़ती थी, तो उसमें कैरेक्टर होती है जो डिपार्टमेंटल स्टोर की ओनर होती है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में वो पहला कैरेक्टर था जो मेरे दिमाग में आया था, और तभी से मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं भी बड़ी होकर एक डिपार्टमेंटल स्टोर की ओनर बनूंगी, ऐसा। तो दैट वाज माय फर्स्ट थॉट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। बाकी सब एज इट इज। बिल्कुल बिल्कुल। एक जब बुक पढ़ने की बात आती है तो हम लोग को देखा जाता है कि बचपन में बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है कि हाँ क्या खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कुछ क्रिएटिव करना क्रिएटिविटी तो रहता है बचपन में, ये तो सब लोग है, लेकिन उसको सही से हम यूज नहीं कर पाते हैं। कहाँ पे कैसे यूज करना है उसके बारे में आप क्या बताते हैं। बचपन में हम कैसे क्रिएटिविटी को सही जगह पे सही टाइम पे यूज कर पाएंगे, क्या बताते हैं आप। देखिए, बचपन में जो है ना, बच्चों की क्रिएटिविटी के को लेकर जो है उनके स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है। और मेरे भी स्कूल का ही रोल था कि मैं जैसे सारे बच्चे खेलते हैं वैसे मैं भी खेलती थी। और हमारे स्कूल में वीक में एक दिन लाइब्रेरी पीरियड होता था, जिसमें हमें स्कूल के लाइब्रेरी में ले जाते थे और हमें बुक्स मिलती थी पढ़ने। फिर हम एक वीक के लिए वो बुक्स घर लाते थे और उसे पढ़ते थे। तो होता क्या था कि बच्चों के बीच में क्या होता है कि एक्साइटमेंट होता है, वो बहुत जल्दी अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ लेते हैं। तो हम बच्चे भी आपस में एक्सचेंज करके अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ लेते थे। क्रिएटिव पीरियड को भी लेकर ऐसे एक SUPW का पीरियड होता था वीक में एक दिन, जिसमें कि हम कुछ क्रिएटिव वर्क करते थे। तो मुझे लगता है स्कूल का काफ़ी बहुत बड़ा योगदान था। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मेरे स्कूल का नाम था सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल हुलहुंडू, तो उसका काफ़ी बड़ा योगदान मेरे लाइफ में रहा है। जी बिल्कुल, आपका स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो स्कूल का जब बात करते हैं तो एक आप 90s में बोले थे, 1980s के आसपास आप स्कूल जाती होंगी, उस टाइप का अलग इन्वायरमेंट था एक स्कूल का बात करें तो। और अभी जी बहुत सारी चेंजेस आई हैं।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चेंजेस में क्या, अगर क्रिएटिविटी को लेके बच्चे को एक माइंडसेट डेवलपमेंट को लेके एक क्या बोलते हैं, डेली का जो रूटीन होता है, सोच होता है, उसको लेके बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, या चेंज सही है या फिर किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? हाँ, चेंजेस बहुत है। अभी मेरे हम्म, बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो हम्म, क्रिएटिविटी को लेके तो काफी पॉजिटिव चेंजेस है, क्योंकि पहले हमें सिर्फ एक पीरियड मिलता था। अभी क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स में उसको प्रोजेक्ट से रिलेट कर दिया गया है। हर चैप्टर में बच्चे को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो बच्चे की क्रिएटिविटी भी बहुत बढ़ गई है, उनका हम्म, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स की जो एबिलिटी है वो भी काफी बढ़ गई है। अकेडमिकली जो हमारे टाइम पे था कि बहुत रूट लर्निंग और ये सब चीजों का था, वो अभी नहीं है। तो उसके प्लस और माइनस दोनों हैं। जैसे कोई बच्चा है, अगर बहुत सारे बच्चे एक बार में चीजों को नहीं समझते हैं, उनको रटना ही पड़ता है। और थोड़ा सा अकेडमिकली बहुत बच्चों का परफॉर्मेंस लो इस वजह से हो गया है कि ग्रेडिंग सिस्टम हो गई है। पहले नंबर्स के ऊपर में होता था। आप अगर सर्टेन नंबर नहीं लाते हैं तो आप पास नहीं करते हैं, प्रमोशन नहीं मिलती है। अभी आपको प्रमोशन मिलती है स्टैंडर्ड 8 तक, तो वो क्वालिटी में थोड़ा तो जरूर फर्क आया है। बट देन स्टिल इट्स ओके, इट्स गुड कि बच्चे दूसरी चीजों में अच्छे निकल जाते हैं। बिल्कुल मैम। तो हम बात करते हैं, जब बचपन में अगर हम उद्यमिता को लेके बच्चों को आकर्षित करें, ठीक है, तो इसमें तो प्रोजेक्ट पे ध्यान होगा, देना होगा कि किस टाइप के प्रोजेक्ट उनको दें, या फिर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग पे ध्यान दिया जाए। उसको लेके बहुत बिल्कुल। सारी स्टार्टअप आगे आ रही हैं, ठीक है, जो हाँ ऑनलाइन हाँ। लर्निंग के जरिए एक्सपेरिमेंटल पे ध्यान देते हैं कि बच्चों को कैसे एक 3D एनिमेशन के जरिए बताया जाए, या फिर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक ऑनलाइन लर्निंग बच्चों के लिए एक, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, पिछले मार्च से हमारे भी बच्चों का ऑनलाइन स्कूल ही चल रहा है। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है। डेफिनेटली स्कूल में लैब्स में जो बच्चे सीखते हैं वो चीज़ मिस होता है। बट एक है कि बच्चों ने सेल्फ स्टडी के ऊपर काफ़ी उनका कंट्रोल बढ़ा है। बच्चे सीख गए हैं कि कैसे सेल्फ स्टडी करना है। वो इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि बहुत इंटरैक्टिव रहता है। तो बहुत नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, बहुत पॉजिटिव मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर वो चीज़ें आई हैं कि हमें पढ़ना है, और वो खुद से अपना होमवर्क करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, उसे अपलोड करते हैं। तो अच्छी बातें हैं ये सारी चीज़ें। तो हम बात करते हैं बिहार में, खास करके एक जब महिला होते हैं, महिला को इस एक स्कूल जाने में, एक स्कूल जाने में अभी तो बहुत ठीक हो चुका है, लेकिन जब जी। आपके टाइम में की बात करें, तो उस टाइम एक लेडीज को स्कूल में उतना अच्छा खासा पढ़ाई के लिए पेरेंट्स उत्सुक नहीं करते थे, ठीक है। और पेरेंट्स का वो भी नजरिया होता है कि ये लड़की है, लड़की आगे जाके क्या करेगी, खाना ही तो बनाना है, काम ही तो करना है, ठीक है। इस टाइप का भी हम्म। एक सोच होते हैं हम लोग के प्रति। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या बैकग्राउंड रहा? आप उसमें कैसे एक तरह से क्यूरियोसिटी आई आगे बढ़ने में और आगे अच्छा से पढ़ाई करने में? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारे टाइम में चीज़ें और अलग थी। उस वक़्त सुविधाएँ कम होती थी समाज में। ओवरऑल की बात करती हूँ, सुविधाएँ कम होती थी, तो प्रायोरिटी बेस्ड पेरेंट्स चिल्ड्रन को स्कूल भेजते थे। तो बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा होता था कि वो पहले लड़कों को भेजते थे, फिर लड़कों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, लड़कियों को साधारण स्कूल में भेजेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों को भेजेंगे। लड़की ये सब बातें होती थी। बट फॉर्चुनेटली मेरे केस में ऐसा था कि मेरे फादर एचईसी में इंजीनियर थे, रांची में। और तो मेरा जो पालन पोषण है वो एचईसी टाउनशिप से है। तो वहाँ पे सारी लड़कियां जो है, या आइदर वो सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में जाती थी या लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में जाती थी, जो रांची के दो प्रमुख कॉन्वेंट स्कूल्स उस टाइम के थे। अभी तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, बट दैट टाइम। तो मैं जिस सोसाइटी में पली बड़ी हूँ वहां से सारी लड़कियां जाती थी, और हम भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते थे। हाँ, डेफिनेटली हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि अरे बेटी को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, वहां तो बहुत वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता है उनका।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने भी देखा, मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया कि उनके लिए हमारा एजुकेशन इम्पोर्टेंट था। दैट्स तो इसलिए हमें दिक्कतें नहीं आई, पर्सनली दिक्कतें नहीं आई। बिल्कुल। अभी आप क्या सलाह देंगे जो अभी खास करके महिला उद्यमिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं और वो बहुत छोटे हैं, उनको एक माइंडसेट कैसे लाया जा सके कि उद्यमिता के क्षेत्र में आप कुछ काम करें, या फिर वैसा माइंडसेट कैसे बिल्ड करें एक बच्चे 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 में, कैसे सलाह देंगे? देखिए, जो हमारी संस्था है बिहार महिला उद्योग संघ, हम लोग इसी के ऊपर ही काम करते रहे हैं कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, वो जिसे लोग एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में लेते भी नहीं है, कि वो अचार है, बड़ी है, पापड़ है बनाती है, वो सिलाई कढ़ाई करती है, वो बुनाई करती है, वो जिसे हम भरत काम बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क्स करती हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे जो वर्क हैं, हैंड से काम करने वाली जो चीजें हैं, जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में देख सकते हैं, उन महिलाओं को उद्यमिता के ओर लाने का काम कर रही है। उन महिलाओं को हम ये बता रहे हैं कि आप एक उद्यमी हैं, क्योंकि ये महिलाएं न सिर्फ खुद काम करती हैं, बल्कि ये दूसरे भी अन्य महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं, उनसे भी काम करवाती हैं, तो वो उनको रोजगार दे रही हैं। और बाजार में इन चीजों को बाजार में वो बेचने की कोशिश कर रही हैं, काफी हद तक सफल है। और हमारा जो बिहार महिला उद्योग संघ है, वो उनको बाजार दिलाने में सहयोग कर रहा है। हम लोग साल में मिनिमम 2 एग्जीबिशंस तो करते ही करते हैं। अभी हम लोग और इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो एक तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को इस तरीके से सपोर्ट करें, और महिलाओं के अंदर ये माइंडसेट आए कि वो क्या सोचती है ना, कि वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर के रूप में नहीं देखती हैं। उन्हें लगता है अच्छा चलो मेरे पास समय बच गया तो मैंने ये भी कर लिया, 2 पैसे आ गए। बट नहीं, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है, वो कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा भाग है। तो एक तो ये हम कर रहे हैं। दूसरे बच्चों के मामले में जहाँ तक है, तो आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट हैं, स्कूल की ओर से ही उन्हें काफ़ी शिक्षा मिल जाती है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रोजेक्ट वर्क्स करते हैं, तो उनके दिमाग में है कि हम कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये सब चीज़ें स्कूल से तो बच्चों को आ ही रही है। असली चैलेंज औरतों के साथ है, महिलाओं के साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जान के। तो जब बात करते हैं कैरियर का, जब डिसीजन लेते हैं, जैसे 10th तो लगभग सब लोग कर ही लेते हैं। 10th के बाद का एक चैलेंज आता है कि आगे का कैरियर कैसे चूज करें। ज़्यादातर देखा जाता है बिहार में, खास करके महिला में अगर बात करें तो 10th किया, उसके बाद या तो उनका शादी कर देना है, ऐसा प्लानिंग रहता है, पहले से ही प्लानिंग रहता है। हाँ, 10th तक पढ़ाना है, उसके बाद शादी करना है। या तो बहुत अच्छे बच्चे अगर अच्छा खासा नंबर लाते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, तब उनको 12 या ग्रेजुएशन में दिया जाता है, नहीं तो उनका शादी किया जाता है। तो आप एक तरह से कैरियर डिसीजन को लेके आप क्या सोचते हैं? कैसे एक युवक को अपने कैरियर के बारे में खुद से डिसीजन लेना चाहिए, या फिर पेरेंट्स पे निर्भर रहना चाहिए? कैसे सोचती हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी हर्ष, जैसे आपने कहा 10 के बाद शादी, तो आई थिंक ये काफी दशक पुरानी बातें हैं। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी बहुत ही छुटपुट कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये देखने को मिलता है। बाकी मुझे लगता है कि 2 दशक पहले ऐसी चीजें होती थी, अब नहीं होती है। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। काफी, हाँ, बदल चुका है, बिहार बदल चुका है, समाज बदल चुका है। दूसरा, करियर को लेके जो बातें हुए, तो अभी क्या है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। तो अभी पहले क्या था कि हमारे पास इंटरनेट नहीं था। अभी इंटरनेट के माध्यम से पेरेंट्स भी अवेयर है और बच्चे भी अवेयर है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज है। भले वो आपके गांव या आपके शहर और आपके स्टेट में ना हो, लेकिन सभी जगह है, और इंटरनेट के माध्यम से उसको अवेल करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी कि सबको कि जो उनका कोर इंटरेस्ट है, चाहे कुछ भी हो, कोर इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, वो कोर इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के कोर इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें, और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने कोर इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल उसी क्षेत्र में हो सकते हैं जिसमें आपका कोर इंटरेस्ट होता है। सारे के सारे क्षेत्र में आज के डेट में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इवन अगर आप सिंपल कुकिंग करते हैं और उसमें भी आप एक्सपर्ट है, तो आपने देखा है शेफ्स लोगों को देखा है
कि खाना बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एवेन्यू है। अगर आप घर क्लीनिंग करते हैं, मान लो बहुत एक मैं महिला के हिसाब से कह रही हूँ कि अगर आपको घर सफाई करने में ही बहुत मन लगता है, तो ये भी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सर्विसेज लेते हैं, होम क्लीनिंग के लिए सर्विसेज लेते हैं, तो जो लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट है वो इसको ही अपना अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, है ना? तो हर क्षेत्र में आप अगर उसमें एक्सेल करते हैं तो आप उसमें अच्छा कमा सकते हैं, आप उसमें उसमें अच्छा नाम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आप एक अभी पेरेंट्स भी हैं, तो आप एक पेरेंट्सिंग को लेके क्या सोचती हैं? एक बच्चे को किस टाइप से हम लोग देखभाल करना चाहिए, किस टाइप का एक तरह से माइंडसेट बिल्ड करना चाहिए? पेरेंटिंग के बारे में क्या बताती हैं आप? देखिए, पेरेंटिंग के बारे में हकीकत तो ये है कि शुरुआत के 6 साल जो होते हैं बच्चों के, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो और बहुत ज्यादा केयर करने की, अगर स्ट्रैटेजिकली उनकी केयर की जाए तो हर बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, ये एक फैक्ट है। बट ये भी एक फैक्ट है कि सभी को समय पे नॉलेज नहीं होती है कि हमें बच्चों की देखभाल कैसी करनी है। तो जो प्रैक्टिकल हमारे समाज में ऐसा कोई हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है। जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में होता है कि बिफोर मैरिज आपको एक क्लास मिलती है कि भाई आप मैरिज करने जा रहे हैं तो आपको कैसे क्या करना चाहिए, या अगर आप बच्चे पैदा करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या बच्चे होने वाले तो उसके बाद आपकी परवरिश कैसी हो, आपको परवरिश कैसे करनी है। ये ट्रेनिंग्स हमारे समाज में जो है वो ऑटोमेटिकली फैमिली से लोग सीखते हैं और अपने दिमाग से करते हैं, तो उन्हें समय से बहुत कुछ नहीं पता चलता है। बट पहले 6 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पहले पहले 6 साल बच्चों की अच्छी से देखभाल कर ली हमने, अगर पहले 6 साल बच्चों को अच्छे से पढ़ना लिखना उनको रूटीन में सिखा दिया, तो फिर उसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक सही बात है, फैक्ट बात है, बट प्रैक्टिकली होता नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात है कि जो कुछ भी है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो थोड़े लिबरल हो जाए, बच्चों को एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी वो देखे। हर बच्चा जनरली क्या होता है, बच्चों पेरेंट्स के लिए बच्चे प्रोजेक्ट वर्क जैसे हो जाते हैं। उनको लगता है हम ये कह रहे हैं तो वो ये करो, वो कह रहे हैं तो वो करो, उसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, हम जो कह रहे हैं उसको वैसे करना है। बट उसको एक इंडिविजुअल इंसान के रूप में देखना चाहिए। कंपैशन, पेरेंट्स को क्या होता है, बच्चों से प्यार बहुत होता है कम, लेकिन वो प्यार शो करने में जो है ना वो कमी रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक्सेल करें। ये हमारे मतलब हमारे समाज में ही ऐसा है कि सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा ही फर्स्ट करे, मेरा बच्चा जो है वो आईआईटी ही निकाले। और जैसे अगर किसी फ्रेंड ने बोला मेरे बच्चे ने तो इतना नंबर लेकर आए हैं, तो दूसरे का अगर बच्चा कम नंबर लेकर आता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और फिर वो प्रेशर अपने बच्चे पे डालते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को बहुत लिबरल होना चाहिए और बच्चा जो कुछ कर रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि बच्चा खुद से करे, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा 100 में 100 नंबर ला रहा है, रट के ला रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। भला भले बच्चा 100 में 60-70 लेकर आए, बट उसका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रहना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पूरी लाइफ में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को थोड़ा सा कूल होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, और ह्यूमन बीइंग की तरह अपने बच्चे को भी देखना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए। ये है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। एक पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग होगा है आपके ज़रिए। और हम आप बात करते हैं आपका एंटरप्रेन्योर की जर्नी के बारे में। आपका एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कैसा रहा जब आपने करियर डिसीजन लिया? क्या-क्या आप सोचते थे जब कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, एक महिला खास करके एक ऐसा इंडस्ट्री में आना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारा रिस्क होता है और इस कैपिटल का जोड़ी होता है, वहाँ पे आपका क्या बैकग्राउंड रहा? कैसे आप सोचती थी एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को लेके? उसके बारे में बताइए। देखिए, एंटरप्रेन्योर जर्नी मेरी जो है काफी लेट से शुरू हुई, लेकिन मैं मेरी प्रोफेशनल जर्नी जो है वो पत्रकारिता से शुरू हुई।
तो मैंने अपनी प्रोफेशन की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। मैं शुरुआत में प्रभात खबर रांची से जुड़ी थी और उस दरमियान बहुत सारी महिलाओं का मैं इंटरव्यू करती थी, ऐसी महिलाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप में थी। और देखिए उस समय भी हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेके नहीं था, तो मैं भी अपने कॉलम का नाम गृह स्वामिनी रखा था मैंने। और ऐसी महिलाओं का इंटरव्यू करती थी जो घर में बैठकर कुछ ना कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस कर रही हों, जैसे कोई कुकिंग क्लास चला रही है, कोई एम्ब्रॉयडरी क्लास चला रही है। और धीरे-धीरे मैंने बहुत सारी महिलाओं का इंटरव्यू किया, जिसमें मैंने देखा कि उन महिलाओं ने 100, 200, 300 रुपए की कैपिटल जिसको आप कहते हैं, उस रकम से उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया था और बाद में वो लाखों और करोड़ों में अर्न कर रही थी। उनका टर्नओवर जो है वो करोड़ों का हो चुका था। तो उनकी जो जर्नीज़ को मैंने ट्रैक किया अपने स्टोरीज़ के लिए, तो मैंने मतलब धीरे-धीरे जैसे होता है ना, आप जैसे-जैसे चीज़ों को जानते हैं, आप कम्फर्ट में चले जाते हैं। अच्छा ये हो सकता है, ये थोड़े पैसे से भी हम कर सकते हैं। अच्छा उसमें ये जो चैलेंजेज़ आते हैं, जो जिन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो जितनी ज़्यादा स्टोरीज़ मैंने कवर की, उतनी ज़्यादा मेरी जो है ना ज्ञान बढ़ गई, ठीक है? अब है कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी मेरी लास्ट 4-5 इयर्स से मैंने शुरू किया। तो जब मैंने शुरुआत की तो मैंने अभी घर से ही बिज़नेस शुरू किया। साड़ीज़ एंड ज्वेलरीज़ को घर से ही बेचना शुरू किया था मैंने। और अभी के डेट में तो इंटरनेट है, तो जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत सहयोग मिल जाता है। आप इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट पे आप चले जाइए, ट्रेड इंडिया जैसे वेबसाइट पे आप चले जाइए, तो आपको बहुत सारे सप्लायर्स के बारे में पता चल जाएगा। आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, आपको भी कस्टमर्स मिल जाएँगे। फिर मैं रहती हूँ अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद का एक जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो महिलाएँ हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसी महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो हम एक-दूसरे को बिज़नेस लेने में, देने में हेल्प करते हैं, एक-दूसरे को रेफ़रेंस देते हैं, इस तरीके से हम लोग बिज़नेस करते हैं। तो इस तरीके से मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है यहाँ शुरू हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका एक जो प्रोफ़ेशन पत्रकारिता का प्रोफ़ेशन था उसने आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन दिया है और वहाँ से आप इंस्पायर हुई हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी आती है जो कि आपको बहुत हेल्प करती है आगे का डिसीज़न मेकिंग में, ठीक है? तो बिल्कुल। हम जानना चाहें कि एक पत्रकारिता जैसे आप रहीं, तो उस टाइम आप वो लोगों के बारे में जानती थी जो लोग ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं। तो उनके बारे में उस टाइम का क्या एक तरह से नेगेटिव सोच था या फिर क्या बोले क्या क्या उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोचती थी? कैपिटल को लेके हो या फिर पीपल मैनेजमेंट को लेके हो या फिर कल्चर को लेके हो, तो उसके बारे में एक तरह से निगेटिव सोच रहता है बहुत लोग का कि हाँ, इनसे नहीं होगा, ऐसा होता है। तो उनके बारे में क्या सोचती हैं आप? क्या सोचती थी उस टाइम में आप? देखिए, जो महिलाएँ एक बार सोच लेती हैं ना कि मुझे बिज़नेस करना है, ठीक है? हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगी, बहुत बड़ा शब्द है ये। लेकिन एक बार जो महिलाएँ सोच लेती हैं कि मुझे बिज़नेस करना है, जनरली वो स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड होती हैं, उन्हें भी कहीं से इंस्पिरेशन मिली होती है, कोई सपोर्ट मिला होता है। बट उनका खुद का बहुत जो है ना, उनका बहुत स्ट्रॉन्गली वो उस चीज़ को सोच के आगे बढ़ती हैं, तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे सामने जितने भी चैलेंजेस आएँगे, हमें वो चैलेंजेस पार करने हैं। प्रॉब्लम दूसरे लोगों के साथ होती है। समाज के जो दूसरे लोग होते हैं, उनके साथ होती है कि ये कर पाएँगी कि नहीं कर पाएँगी, इनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें दूसरे लोगों के साथ होती है, लेकिन जो खुद करना चाहती है, उनके साथ कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, अब हम बात करते हैं जब एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो उस टाइम का बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जैसे एक मनी को लेके बहुत सारे आपने डिसाइड किया ऐसा स्टार्ट करने का, फूड के लिए क्या आप सोचती हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? हाँ, एक्चुअली सुपर फूड रेसिपीज़ मेरा एक फ़ेसबुक ग्रुप है। इसके हाँ, पीछे की कहानी ये है कि पिछले 1 डेढ़ साल से मैं 1 साल से आप हाँ, डेढ़ साल कह सकते हैं। डेढ़ साल से मैंने अपने खान-पान में काफ़ी बदलाव लाए। हाँ, मेरा जो जो ट्रेडिशनली हम लोग खाना-पीना खाते हैं, उसमें मैंने हुँ, काफ़ी चेंजेस किया और मैं मिलेट्स मेरे डाइट में शामिल किया, एवरीडे डाइट में।
मिलेट्स वगैरह जो मेरा खाना पीना है उसको चेंज जब मैंने किया तो मैंने काफी वेट रिड्यूस किया। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम मेरा काफी वेट था, 90 केजी मेरा वेट था, अभी मेरा वेट 65 केजी है। साल 1.5 साल के अंदर में ये चेंजेस आया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो जब ये चेंजेस आई, इस चीज को मैंने अपने फेसबुक पे शेयर किया। कुछ रेसिपीज मैंने शेयर किया था, जैसे रागी जिसको बोलते हैं, जिसको बिहार में मरवा नाम से लोग जानते हैं, उसकी कुछ रेसिपीज मैंने शेयर की थी। और मैंने अपना तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई ये आपने कैसे बनाया है, क्या है, ये है वो है। तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ, मैंने महसूस किया कि ये जो जिसे मोटा अनाज हम बोलते हैं, हाँ हाँ। और सॉरी, जो मोटा अनाज बोलते हैं, उसे बहुत लोग एवरीडे खाना में यूज नहीं करते हैं। और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने लोगों को बताया। फिर मैंने अपने जो मेरा वेट रिडक्शन है, जो मेरी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशंस आए, उसको शेयर किया मैंने लोगों के साथ। तो लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ा उसमें कि आपने कैसे किया, सिर्फ खाना खा के आपने खाना को चेंज करके आपने इतना वेट रिड्यूस कर दिया, बहुत ज्यादा रिडक्शन है, सी चेंज है आपकी पर्सनालिटी में। तो फिर मुझे लगा कि इसकी जरूरत है लोगों को। तो मैंने सुपर फूड रेसिपीज मैंने शुरू किया, जहां मैं ये जो मिलेट्स होते हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके पीछे का रीजन है कि लोग स्पेशली नॉर्थ इंडिया में होता तो है, उपज है, और किसानों को भी उसकी अच्छी कीमत मिलती है। जो गेहूं है, चावल है, उससे ज्यादा कीमत पे आपको रागी है, मड़वा जिसको बोलते जी। हैं, वो बिकता है। ज्वार, बाजरा, इन सब चीजों की कीमत ज्यादा होती है। तो बिल्कुल अगर हम इस चीज को, मुझे लगा कि इस चीज को अगर हम प्रमोट करें, तो एक तरफ हमारे किसानों को भी जो है ना, अगर उनको बाजार मिलेगा तो नेचुरली वो उसकी पैदावार ज्यादा करेंगे, बिल्कुल। तो बिल्कुल उनको, हाँ, तो उनको अच्छी कीमत मिलेंगे। और बाजार तब बनेगा ज्यादा जब लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। लोग कब इस्तेमाल करेंगे? जब लोगों को उसके फायदे पता चलेंगे। बिल्कुल। हाँ। अब तो बहुत हद तक लोगों को पता चल गया है, लेकिन स्टिल वी ऑल नीड टू कंट्रीब्यूट इनटू दिस। तो उसका जो बेनिफिट्स है वो लोगों को पता चले, इसके लिए मैंने ये शुरू किया। एंड स्पेशली जो मिलेट्स होते हैं ना, उनको खाने, उनको बनाने का और खाने का खास तरीका होता है। हाँ जैसे हाँ। गेहूं के आटे को हम जैसे तुरंत लिया और बांधा और फिर रोटी बना के खा ली, ऐसे नहीं करते उसमें। उसका उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अगर वो जो दाने हैं उनको भी कुक करना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि आप उसको थोड़ा पानी में भिगो के रखो, फिर पका के, फिर मिट्टी के बर्तन में बनाओ तो अच्छा है, तो उसको थोड़ी देर तक रखो। तो वो बिल्कुल बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो इन चीजों को मैं वहाँ शेयर करती हूँ लोगों के साथ में, ताकि लोगों को पता चले कि उनको कैसे वो अपने डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इस बिल्कुल। तरीके से वो ग्रुप शुरू हुआ और रेस्पॉन्स काफी अच्छा है। फॉरेन से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं और वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और अभी हेल्थ इज वेल्थ, एवरीबॉडी नोज दैट। और बिल्कुल। हाँ, तो प्राइम फोकस है उसके ऊपर, और अच्छा रिस्पॉन्स है। यही है उसके पीछे की कहानी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि अभी तो हम लोग का ये भी देखते हैं ना कि खाना के जब बात करते हैं तो बिहार में बहुत सारे ऐसे रेसिपीज हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं। लेकिन बाहर की बात करें तो बाहर में वैसा नहीं चलता है कि वो लोग या तो टेस्ट सही नहीं उनको लगता है, या फिर कुछ अलग सी बात होती है। जो जो लोग अगर रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं, खास करके बिहार में मैलेट्स होते हैं उनके बारे में, तो ये आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका बिल्कुल लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल डाल देंगे। हाँ, मिलेट्स के बारे में खास तौर से हाँ मैं शेयर हाँ। करती हूँ। तो लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और अपने, वो अगर कोई रेसिपी उन जानते हैं तो वो भी वो वहाँ शेयर कर सकते हैं। ताकि सी नॉलेज शेयरिंग करेंगे तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो हम अब बात करते हैं महिला उद्योग संघ के बारे में। थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस टाइप का इन्वायरमेंट बना रही है एक बिहार में, और क्या एक महिला को लेके क्या सब अपॉर्चुनिटीज देती है, या फिर कैसे वो एक महिला को हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करने में। उनके बारे में आप जी बताइए। जी।
जी, बिहार महिला उद्योग संघ जो है काफी पुरानी संस्था है बिहार में। इसे शुरू किया था स्वर्गीय उषा चोपड़ा जी ने, और एट प्रेजेंट जो हमारी प्रेसिडेंट है उषा झा मैम, इन लोगों ने शुरू किया था। तो जो चोपड़ा जी हैं वो तो नहीं है दुनिया में, लेकिन उषा मैम हमेशा उनका नाम देती हैं। लेकिन इस संघ को बढ़ाने में उषा झा मैम का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस पे काफी काम किया है और बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा है। और अ, ऐसे तो वो 30 साल से बिहार में काम कर रही हैं उषा झा मैम। और संघ का रजिस्ट्रेशन जो है वो 2000 में हुआ था, बट उसके पहले से संघ काम कर रही है बिहार में। और बिहार की बहुत सारी जो छोटे छोटे आर्टिजन्स है उनको जोड़ा है, महिलाओं को। उषा झा मैम ने उनको मधुबनी पेंटिंग की ट्रेनिंग दी है। अगर कोई महिला अ, अचार और बड़ी पापड़ भी बना रही होती है तो उसकी चीजों को मैम खरीद लेती और कहती कि आज से तुम जो है एंटरप्रेन्योर बन गई। इस अच्छा, तरीके हाँ। से उषा मैम ने महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर मैं उषा मैम लेकर आई हैं कि अगर वो ठेकुआ बना रही हैं तो उनसे ठेकुआ खरीद लिया। अभी तुम मैंने ठेकुआ खरीद लिया, अब तो तुम उद्यमी हो गई, अब तुम बनाओ और बेचो। और इस तरीके से उन सबको जो है ना प्रेरित किया। एक महिला है जो क्रुशिया का काम करती थी, तो मैम ने उनको प्रेरित किया और आज के डेट में वो क्रुशिया का काम बहुत अच्छा से करती हैं। और विभा श्रीवास्तव उनका नाम है। और उनकी क्रुशिया से जो बनी ज्वेलरीज है वो पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में भी लोग मंगवाते हैं। इतना फेमस है, जो अपनी उस ताकत के बारे में वो महिला नहीं जानती थी जिसे उषा मैम ने उभारा। तो उषा मैम जो है बिहार महिला उद्योग संघ की प्रेसिडेंट है। और जो संघ है उसमें जुड़े और भी लोग हैं। तो इस तरीके से जो है ना महिलाओं को उनके घर से समझिए कि उनको निकाल के उद्यमता के क्षेत्र में लाने का काम संघ ने किया है। इस तरीके से मतलब ऐसा जनरली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतना ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना कि आप ये काम कर सकते हैं और आप इसको कीजिए, और उनको उद्यमिता की ओर लाने के लिए उनके सामान को सबसे पहले उन्होंने खुद खरीदा। इस तरीके से संघ के साथ महिलाएं जुड़ती गई, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, उनको टाइम टू टाइम संघ ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दिलवाई है। और साल में मिनिमम 2 एग्जीबिशन जरूर संघ ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें उन महिलाओं को आइदर मुफ्त या बहुत ही कम शुल्क पे जो है स्टॉल दिया जाता है, जहां वो महिलाएं अपने सामान आती हैं और बेचती हैं। पूरा जो है ऑर्गेनाइज करने का काम वो संघ करता है। तो बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। और कई बार ये देखा गया है कि इन मेलों में महिलाओं को, मतलब ऐसे साल भर में अगर वो जितना कमाती वो लगभग वो इन मेलों में कमा लेती हैं। क्योंकि मेले में लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। जब हम उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं तो लोगों के लिए भी होता है, शहर के लोगों के लिए भी होता है कि एक जगह गए हुई, चलो जहाँ हम घूमने जा सकते हैं। और वहां वो आते हैं और तब उनको ये सब चीजें देखने को मिलती है, अ, जिसे हम कहते हैं विलुप्त होता हुआ आर्ट, जिसको आप कह सकते हैं। उन आर्ट को भी जिंदा रखने का काम बिहार महिला उद्योग संघ ने किया है। जैसे मधुबनी पेंटिंग उसमें से एक प्रमुख आ गई, सिक्की आर्ट हो गया, फिर उसी तरीके से आपको भोजपुरी आर्ट हो गया। उसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे आर्ट वर्क्स है ना, आर्टिजन्स है, जो सब विलुप्त हो गए होते अगर बिहार महिला उद्योग संघ आगे आकर काम नहीं करती तो। लेकिन आज के डेट में आपको वो सब लोग मिलेंगे। आप अगर जब एग्जीबिशंस होता है आप वहाँ पे आएंगे तो आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। और जैसे टिकली आर्ट भी है। तो अब इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा बाजार नेशनली और इंटरनेशनल दिलवा सके। इसके ऊपर बिहार महिला उद्योग संघ अब काम कर रहा है। और बहुत जल्द हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ आएंगे जहाँ ये महिलाएं जो है अपना सामान बेच सकेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप लोग। और जब आप जाती हैं एक गाँव, एक ग्राउंड लेवल पे, एक महिला जो कुछ करना चाहती हैं, या फिर आपने जब स्टॉल लगाती हैं महिला उद्योग मेला में, तो उसमें एक उद्यमी क्या, किस टाइप का उनका एक नज़रिया होता है, एक
अपने मार्केट को लेके कि मैं तो प्रोडक्ट बनाती हूँ बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन एक बिहार में प्रॉब्लम है कि उतना बढ़िया से मार्केट नहीं कर पाते हैं, या फिर वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग जहां उनका कस्टमर होता है जो उनको उनका प्रोडक्ट को खरीद खरीद पाए। तो उसमें आप कैसे हेल्प करती हैं और वो क्या सोचती हैं? देखिए, जो महिलाएं होती हैं ना, ये सब बहुत ही छोटी उद्यमी हैं, ठीक है। तो इनके साथ सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की होती है। और जब एग्जीबिशंस वगैरह भी लगती है तो ये नेचुरली वो चाहेंगे कि उन्हें कम से कम खर्च में जो है ऐसी सुविधाएं मिल जाएं। और जो हम लोग बिहार महिला उद्योग संघ जो प्रोवाइड करता भी है उन्हें। अब आती है मार्केटिंग की बात कि लोगों के बीच में उस चीज को हम कैसे लोगों को अवेयर करें उसके बारे में। तो ये एग्जीबिशंस इसीलिए हेल्ड किए जाते हैं, जिसे हम मेला बोलते हैं, हाँ कि हाँ। लोग वहाँ पे आए और उन चीजों को देखें और इन महिलाओं के बारे में जाने कि ये महिलाएं ये सब चीज बनाती हैं। तो साल के दूसरे समय भी अगर उनको वो चाहिए तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहां पे एक संपर्क बनता है, उन लोगों का कांटेक्ट बनता है। तो वो उनसे संपर्क करके वो चीजों को ले सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग हैं उस समय ही उनको अच्छे ऑर्डर्स देते हैं। तो एक कांटेक्ट बनाने का वहां पे एक उनका जरिया बनता है। क्योंकि अभी तक जो समस्या उनके साथ रही है कि जैसे मान लीजिए इंटरनेट आ भी गया तो जो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको अवेल करने के लिए अगर आप एक कुछ बेचना चाहते हैं एक उद्यमी के रूप में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इस पे जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, राइट। तो बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो ये छोटी उद्यमी जो है वो नहीं उठा सकती हैं। अगर वो इन कंप्लायंसेस में ही चली जाएंगी तो वो जो जो छोटी सी रकम से वो कुछ बना सके बेच सकती हैं, वो रकम उनका कंप्लायंसेस पूरा करने में ही चला जाएगा। तो उनकी कोशिश ये रहती है कि उनको कम से कम में अच्छा मार्केट मिले, जो ये बिहार महिला उद्योग संघ दिलाने की कोशिश हमेशा से करता रहा है और हम आगे भी करते रहेंगे। अब है कि लोगों के बीच में अवेयर करना कि आप उस चीज को खरीदें। जैसे हम्म। लेकिन अभी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, लोगों के दिमाग में होता था अच्छा ये चीज तो हम घर में खुद ही बना लेंगे, हम क्यों खरीदने जाएं, है हाँ ना। अब हाँ अचार है, बड़ी है, पापड़ है, हर घर में महिलाएं लगभग बना रही हैं, ठीक है। हाँ। ठेकुआ घर में बना रही हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई भी करती हैं। तो लोगों के दिमाग में होता है कि हम क्यों खरीदने जाए, हम खुद ही नहीं कर लेंगे। या फिर लोगों के दिमाग में होता है कि जब वो दाम देखने जाते हैं तो वो ना चीजों को जोड़ेंगे कि अच्छा इसका तो इतना ही दाम होना चाहिए, ये इतना ज्यादा दाम क्यों रख रहे हैं। बट वो इस चीज को नहीं समझते हैं कि जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसके खर्च के अलावा वो इंसान अगर उद्यमिता में आया है तो वो इंसान उसको खरीदने से करने के लिए मेहनत करता है, उसका एक्सपर्टाइज है जिसको वो खुद को ट्रेन करने के लिए वो उस पर मेहनत करता है, उस पर पैसे खर्चा करता है। फिर जब वो चीज बनाता है तो बहुत प्यार से, मेहनत से, लगन से बनाता है, उस पर समय देता है। तो इन सब चीजों की भी कीमत होती है। अगर मान लीजिए कोई एक महिला है, वो आपको केक बना कर देती है, आप केक अपने घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हैं तो वो महिला आपके लिए स्पेसिफिक केक बना रही है, तो उसमें सिर्फ वो सामान ही नहीं लगा रही है, वो उसमें अपना एक्सपर्टाइज लगा रही है। वो एक्सपर्टाइज जिसे हासिल करने के लिए उसने ट्रेनिंग ली होगी, काफी साल उसने उसने प्रैक्टिस किया होगा, तो वो एक्सपर्टाइज वो लगा रही है, वो समय दे रही है, वो मेहनत दे रही है, वो प्यार और लगन से उस चीज को कर रही है। तो उन चीजों की भी तो कीमत होती है ना। तो जो जनरल कस्टमर्स होते हैं उनके दिमाग में ये चीजें नहीं आती हैं। तो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इस चीज को समझाएं। दूसरी चीज होती है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोग बहुत बिजी हो जा रहे हैं अपने कामों में, तो अब धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि अच्छा चलो हम इसके ऊपर समय निकालेंगे, उससे तो चलो खरीद लेते हैं। घर में सिलाई मशीन है, वो मास्क सिल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बाजार से खरीद लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है सिलने का, है ना। हाँ तो ये दोनों फैक्टर प्ले करता है कि एक तो कस्टमर के बीच में जो है ना उसका वैल्यू आए, कि जो हम सामान लेने जा रहे हैं उसका क्या वैल्यू है, एक तो वो उनको समझ में आनी चाहिए। दूसरा, अगर हमें हमें खुद कस्टमर आइडेंटिफाई करना है कि हमारा मार्केट कहाँ है। हमारा मार्केट वो लोग हैं जो बिजी होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं इन चीजों को बनाने के लिए, नेचुरली वो लेंगे, है ना। बिल्कुल अभी आप बिल्कुल। बाजार में जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, सुपर मॉल्स में तो आपको सब्जियां भी काट के और पैक करके मिलती हैं। तो ऐसे भी लोग
सब्जी काटने का भी समय नहीं है ना, और वो कुछ बिल्कुल। करना चाहते हैं तो बाजार उसके लिए भी है। तो हमें अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है और हमें उन राइट कस्टमर तक अपनी चीजों को पहुंचाना है। और बिहार महिला उद्योग संघ इस पे काम कर रहा है, और हम लोग निश्चित रूप से अपने उद्यमियों को राइट मार्केट, राइट कस्टमर दिलाने में आगे भी काम करते रहेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप लोग। जब आप एक अहमदाबाद में रहती हैं, तो वहाँ पर का कल्चर या फिर वहाँ पर का एक एनवायरनमेंट रहता है बिजनेस को लेके, और आपने जब महिला उद्योग संघ में जब ईयरली वाइज मेला कराती हैं, तो उसमें किस टाइप का एनवायरनमेंट बनता है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को लेके, क्या डिफरेंसेस देखती हैं आप? देखिए, अहमदाबाद जो है, गुजरात जो है, वो पहले से ही व्यावसायिक क्षेत्र है। यहाँ सदियों से लोग जो है, कई जनरेशन से लोग व्यवसाय में हैं। तो यहाँ का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट देखिए, कीमत एक ऐसी चीज है ना, हर व्यवसायी चाहेगा, हर इंसान चाहेगा कि उसको कम से कम कीमत में एग्जीबिशंस में जगह मिल जाए, और हर कस्टमर चाहेगा कि उसे कम से कम कीमत पे अच्छी चीज मिल जाए। बिल्कुल। ठीक है। अब इन चीजों को ब्रिज करना होता है। तो अहमदाबाद में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, संस्थाएं हैं, जो मिलकर एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। सरकार की ओर से बहुत काम होता है, जैसे अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे चीजें दिसंबर और जनवरी में नहीं ऑर्गेनाइज की गई। नहीं तो हर साल दिसंबर और जनवरी में सरकार भी, गुजरात सरकार की ओर से बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज होते हैं, जहाँ लोग व्यवस्थित रूप से लोग जाकर जुड़ सकते हैं, स्टॉल ले सकते हैं, अपने सामानों को बेच सकते हैं। और चूंकि वो सरकार की ओर से वो रहता है, तो सरकार उसको काफी एडवर्टाइज भी करती है। सरकार की ओर से रहता है तो ऐसी जगहों पे एंट्री फ्री होती है। तो हाँ। एंट्री फ्री होती है तो आम जनता बहुत बड़े पैमाने पे आती है। जब कोई प्राइवेट ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहा होता है एग्जीबिशन, तो वो किसी होटल में होगा या किसी या पार्टी प्लॉट में होगा, तो उनको उनको क्या होता है कि उनको इतना ज्यादा खर्च करना पड़ता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि उनके स्टॉल्स की भी कीमत होती है और उनके यहाँ जनरली एंट्री टिकट्स भी होती है। ठीक है। अगर एंट्री टिकट्स नहीं भी वो रखते हैं, तो वो बहुत स्पेसिफाइड ग्रुप्स होते हैं जो वहां जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बहुत बड़े क्लब में रखा है, यहाँ पर अहमदाबाद की बात करती हूँ, बहुत बड़े क्लब में रखा है, तो आम जनता की भीड़ वहां पे नहीं आएगी, इवन अगर जो एंट्री फी नहीं हो तो भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी आम जनता जो होगी ना, वो सोच, अरे वो फलाना क्लब में है, हम कैसे वहां जा सकते हैं, हम नहीं जा हाँ, सकते वहां पे। जाहिर बात से ज्यादा होंगी, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। एनीवेज, लेकिन चूंकि हर तरह का मार्केट है, आपको हर तरह के मार्केट को कैटर करना है। तो यहाँ पे बिकॉज बड़ा शहर है, बड़ी जगह है, एंटरप्रेन्योरशिप पहले से है, तो हर तरह की चीजें देखने को मिलती है। हाई फाई एग्जीबिशंस भी देखने को मिलता है, और ऐसे एग्जीबिशंस भी जो हाई फाई तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो सरकार की ओर से सपोर्टेड होते हैं, तो उनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन वो ऐसी जगहों पे लगते हैं, जैसे वो रिवर फ्रंट पे लग गया, है ना, या फिर वो कानकरिया, यहाँ पे एक लेक है वहाँ, इट इज अ पार्क, तो उसके हाँ आसपास लग गया। तो ऐसी कुछ चुनिंदा जगह है जहाँ पे लगती है, और जैसे जीएमडीसी ग्राउंड्स है यहाँ पे, तो वहां पे लग गया। तो वहाँ आम जनता बहुत बड़े पैमाने पे आती है। तो यहाँ का जो सिस्टम है ना, वो बहुत अलग है वहाँ के मुकाबले। और यहाँ पे लोग घूमने में बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सैटरडे संडे है तो घूमने जरूर जाएंगे। तो छोटा मोटा फ्ली मार्केट जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं लगा रहता है, लोग जाते हैं, घूमते हैं। और तो ये, लेकिन बिहार में भी अभी ये कल्चर बहुत डेवलप कर रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस चीज को अभी हमें पटना में ही देखने को मिलता है। बाकी जो दूसरे शहर हैं बिहार के, जो दूसरे क्षेत्र हैं, वहाँ भी इन चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से करने की जरूरत है और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और लोग जो है आज के डेट में सभी जगह वो घूमना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो डेवलप हो गया, पहले वो चीज नहीं था। पहले हाँ लोग घूमना पसंद नहीं करते थे, या पहले लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, अरे क्यों हम होटल में जाके क्यों खाएंगे, हम घर में ही खाएंगे।
बिल्कुल घर का खाना बहुत अच्छा होता है, मैं तो कुछ होटल के खाने को प्रोत्साहित ज्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन लोगों का माइंडसेट हो गया कि वंस इन अ वाइल घूमने जाएंगे हम, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा लेकिन हम जाएंगे। तो ये चीज डेवलप काफी हो गई है, तो इसको अच्छे से कैटर करने की जरूरत है। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। हम हर शहर में करेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि अहमदाबाद में गवर्नमेंट स्टॉल बहुत लगती है, गवर्नमेंट इवेंट होता है, उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो कहाँ पर एक गवर्नमेंट पीछे हटती है, या फिर कहाँ पे हम लोग का एक गैप रह जाता है वैसा एक एनवायरनमेंट बनाने में, क्या सोचती हैं? बिहार में अभी मैं कहूंगी कि जो WDC है, वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बिहार सरकार का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अभी हाल में भी हमने 14 जनवरी से 18 जनवरी तक ज्ञान भवन में महिला उद्यमी मेला लगा था, जिसे WDC ने सपोर्ट किया था। और इतना सुंदर वो मेला था, एग्जीबिशन था, मैं खुद भी वहां गई थी। और इतने अच्छे तरीके से वो बना था, बहुत ही बेहतर सर्विस थी और बिल्कुल फ्री थी महिलाओं के लिए। तो बहुत अच्छा काम करे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हरजोत कौर मैम है, वो बहुत सपोर्ट कर रही है, वो बहुत ही अग्रसर उद्यमी है, महिला हम्म। है, जो महिला उद्यमियों को बहुत सपोर्ट कर रही है। तो वो काम तो कर रहे हैं बहुत अच्छा। अब है कि जो बाकी जगह से भी एक ऐसा सपोर्ट मिलने लगे लोगों को, जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो भी काम तो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वो जो है ना, एक गैप है लोगों के बीच में, कि लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत कम लोग, चुनिंदा लोग जो फेस्टिवल हो पाती है, ऐसे लोग जुड़े हैं, थोड़े खुद से प्रो हैं वो लोग। लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं ना, उन तक अभी तक जो है ना चीजें पहुंच नहीं पाई हैं। उनको नहीं पता है कि ये सुविधाएं सरकार देती है और हम उन सुविधाएं को उठा सकते हैं। उन तक आइदर एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है या नेटवर्क बनाने की जरूरत है, बट उन तक पहुंचने की जरूरत है। तो ये एक गैप है जिसको अभी भी फिल करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो महिला एंटरप्रेन्योर में आना चाहती हैं, और उनको क्या बताएंगे किस टाइप से तैयारी करना चाहिए एक एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र में आने के लिए, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? देखिए, मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती हैं, वो कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि खास तौर से एक उम्र हो जाने के बाद जो महिलाएं होती हैं ना, कि आप सर्विस में भी नहीं जा सकते हैं, या बहुत सारे रीजन है उसके पीछे, हम कारणों में नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहती है, तो मैं उनको ये सलाह दूंगी कि पहली चीज जो है ना, आप बिजनेस के बारे में अगर आप सोचते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सोचते हैं, तो आप उसको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में ही सोचे। आप बहुत सारी महिलाओं के बीच में एक चीज देखने को मिलती है, वो सोचती है ना, हम महिलाओं के लिए जो सही होगा वही करेंगे। नहीं, जब आप बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में चीजों को देखना चाहती हैं, तो आप उसको पहले तो जेंडर वाइज देखना छोड़ दीजिए। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको एज एन एंटरप्रेन्योर सोचना पड़ेगा, एज एन बिजनेसमैन सोचना पड़ेगा, पहली बात है। दूसरी बात है कि आप जो है ना, बहुत सारी महिलाएं हैं वो करना तो चाहती हैं, पर उनके साथ बहुत सारी एक्सक्यूजेस होती हैं। बच्चों को पढ़ाना है, घर का काम है, ये है वो है, सब बातें वो जो है ना उनके सामने आने लगती है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो मैं उनसे ये कहूंगी कि आप इन एक्सक्यूजेस को बंद करना शुरू कीजिए, आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचना शुरू कीजिए। काम तो सबको है, चाहे दुनिया में जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं, उद्यमी हैं, उन सब का घर है, उन सब का परिवार है, उन सब के बच्चे हैं। आपको मैनेज सीखना पड़ेगा कि कैसे आप मैनेज करें। आपको घर को मैनेज करना है, अपने काम को मैनेज करना है, तो उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट करना सीखना है। आपको अपने परिवार को भी तैयार करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, महिलाएं अपने परिवार को सोचती है कोई सपोर्ट नहीं करेगा, करके वो अपनी बातों को अपने परिवार के सामने रखती भी नहीं है।
लेकिन उनको रखना चाहिए अपने परिवार को जब के सामने, जब अपनी बात को आप रखेंगी और आपको कन्विंस भी करना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा और आपको मेहनत करके दिखाना पड़ेगा कि आप ये कर सकती हैं, आप करना चाहती हैं। जब आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी आपको सिंसियर देखेगी, आप देखेगी कि आप सिंसियर हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करना शुरू करेगी। तो पहला जो काम है वो है खुद को आपको प्रूफ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही मैं सलाह सभी महिलाओं को मैं दूंगी कि जो उद्यमिता के क्षेत्र में आना चाहती हैं। उसके बाद जो है वो कोर इंटरेस्ट पे ध्यान रखें कि उनका कोर इंटरेस्ट किस चीज पे है, उसी चीज को लेके वो उद्यमिता में आगे बढ़ने की बात सोचे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि कोर इंटरेस्ट होगा तो वो उसमें चीजों को सीखने में भी इंटरेस्ट लेंगी। आपको सीखना पड़ता है क्योंकि हमें शुरू से सब कुछ नहीं पता होता है। आपके इतनी भी बड़ी संस्था में जाके एमबीए की डिग्री ले लें, धन्यवाद इस लेकिन पॉडकास्ट आपको को सीखना ही लास्ट तक पड़ता है। सुनने के लिए। तो इसलिए इसी तरह के घबराएं नहीं, पॉडकास्ट हम हर रोज लेके मेहनत आते करने हैं, का एक ठान लें नया एक बार, सक्सेस तो स्टोरीज सब कुछ जो कर इस सकती पॉडकास्ट हैं। चैनल पे सुन सकते हैं। यही है। इस बिल्कुल, चैनल बहुत को बढ़िया कही सब्सक्राइब आपने। कीजिए और हर आपसे रोज बात करके नोटिफिकेशन बहुत अच्छा लगा पाने और के लोगों लिए। को उम्मीद है कि और बहुत हमारे सारी चीज सोशल आपसे मीडिया पे आप सीखने भी को मिली होगी। सब्सक्राइब और कर जो लोग सकते हैं, उद्यमिता जहाँ के पे क्षेत्र में आना सारा चाहते हैं अपडेट उनके आपको लिए मिल तो आप सकता एक है। वरदान साबित और है। आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप और कमेंट बॉक्स में वुमेन्स लिखिए और बिहार उसका हम एसोसिएशन है आंसर वो हेल्प करेगी उनको। जान के उनका और रिप्लाई बहुत जरूर बहुत करने की धन्यवाद कोशिश ये शो करेंगे। में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू ठीक है। सो मच। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।